दोस्तों, आज की कहानी है जो औरत अपने आदमी को छोड़कर दूसरों के साथ हमबिस्तर हो वह किसी की नहीं होती। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। लल्लू और चंद्रवती दोनों बचपन के दोस्त हैं। कुछ दिन साथ में पढ़े, इसके बाद दोनों अलग हो गए। चंद्रवती को पढ़ने लिखने, गीत संगीत और डांस में ज़्यादा दिलचस्पी थी। उसके अरमान बचपन से ही ऊंचे थे। लल्लू पहलवानी का शौक रखता था। पढ़ाई में उसकी इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी अखाड़े में जोर आजमाइश करने की। फिलहाल चंद्रवती हिंदी साहित्य में एमए कर रही थी। यह उसका एमए का आखिरी साल था। उसका कॉलेज गांव से 14 से 15 किलोमीटर दूर शहर में था। अपनी सहेलियों के साथ वह रोज ही बस से कॉलेज जाती थी। उसके माता पिता उसके लिए अच्छे वर्ग की तलाश कर रहे थे। लल्लू पहलवान को कुश्ती लड़ने का शौक ऐसे चढ़ा था कि पढ़ाई बहुत पीछे छूट गई थी, लेकिन पहलवानी में उसने अपनी धाक जमा ली थी। 40 से 50 किलोमीटर दूर तक के गांव में उसकी बराबरी का कोई पहलवाना ना था। अब वह पेशेवर पहलवान बन चुका था और अच्छी कमाई कर रहा था। चंद्रवती रात भर लल्लू की यादों में खोई रही। वह बचपन की यादें और अब अलहड़ जवानी। चंद्रवती को लल्लू से मिले कई साल हो चुके थे, लेकिन उसका वह बचपन का मासूम चेहरा अभी भी आंखों में समाया हुआ था। मंगलवार को शाम 4 बजे तक अखाड़े में तिल धरने की भी जगह न बची थी। औरतों को बिठाने के लिए अखाड़ा समिति ने अलग से इंतजाम किया था। पहली कुश्ती मुश्किल से 5 मिनट चली। लल्लू ने कुछ देर तक तो पहलवान के साथ दांवपेच दिखाए और फिर उसे कंधे पर उठाकर अखाड़े का जो चक्कर लगाया तो तालियों की बरसात होने लगी। कुछ देर बाद 5 मुकाबले हुए और सबका हाल पहले पहलवानों जैसा ही हुआ। अब लल्लू के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसे सभी मुकाबलों में जीत मिलने का इनाम मिल चुका था। जब सब गांव वाले जाने लगे तो चंद्रवती की सहेलियां उसे लल्लू से मिलाने के लिए जबरन पकड़कर ले आई। लल्लू भीड़ से घिरा हुआ था, फिर भी सहेलियां चंद्रवती को लल्लू से मिलाने पर आमाद थी। यह काम किया चंद्रवती की सहेली मधु के भाई माधवन ने। उसने लल्लू से कान में जाकर कहा, तुम्हारी कोई रिश्तेदार उधर खड़ी है, वह 1 मिनट के लिए तुमसे मिलना चाहती है। लल्लू उठकर गया तो वहाँ 5 से 6 लड़कियाँ खड़ी थी, लेकिन उनमें से उसे कोई भी अपनी रिश्तेदार नजर नहीं आई। उसने पूछा, कहाँ है मेरी रिश्तेदार? पहलवान जी अपने रिश्तेदार को भी नहीं पहचानते? बड़े पहलवान हो गए हो, इसलिए बचपन के रिश्ते को ही भूल गए। चंद्रवती की एक सहेली इंदु ने उलाहना देते हुए कहा। चंद्रवती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं लल्लू उसे भूल ही ना गया हो। तब मधु ने कहा, किसी चंद्रवती को जानते हो तुम? कोई चंद्रवती पढ़ती थी तुम्हारे साथ बचपन में? चंद्रवती का नाम सुनते ही लल्लू का चेहरा खिल उठा। उसके मुंह से अनायास ही निकला, अरे चंद्रो, हाँ कहाँ है मेरी चंद्रवती? यह सुनते ही चंद्रवती शर्माकर अपने आप में ही सिमट गई। सहेलियां मुस्कुरा पड़ी और लल्लू भी अपने उतावलेपन पर शर्मिंदा हो गया। कुछ ही दिनों में चंद्रवती लल्लू के घर आंगन को महकाने के लिए आ गई। कुछ दिन तक तो लल्लू चंद्रवती के प्यार में ऐसा खोया रहा कि पहलवानी के सारे दांवपेच भूल गया। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। उन दोनों की गृहस्थी बड़े आराम से पटरी पर चल रही थी। उन्हीं दिनों गांव में पंचायत चुनाव आ गए। लल्लू की राजनीति में कोई दिलचस्पी न थी, लेकिन चंद्रवती को राजनीति विरासत में मिली थी। उसके दादा अपने गांव में कई साल प्रधान रहे थे और अब उसके चाचा राम सिंह अपने गांव के प्रधान थे। गांव वालों का लल्लू को प्रधान बनाने का इशारा था, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके गांव के प्रधान का पद औरतों के लिए रिजर्व कर दिया था। लल्लू को पूरा गांव अपने पक्ष में लग रहा था, इसलिए वह चाहकर भी मना नहीं कर सका
और उसने चंद्रवती को चुनौती मैदान में उतार दिया। चुनाव एक तरफा रहा और चंद्रवती मालिनपुर गांव की प्रधान बन गई। शुरू में प्रधान के सारे काम लल्लू ही देखता था, लेकिन किसी कागज पर दस्तखत करने हो या फिर ग्राम प्रधानों की बैठक जाना हो, तब चंद्रवती का जाना जरूरी हो जाता था। चंद्रवती पढ़ी लिखी थी, अफसरों से बात करना ठीक से जानती थी। ग्राम प्रधान के अपने हकों को भी वह अच्छी तरह समझती थी। धीरे धीरे ग्राम प्रधानी का कामकाज उसके हाथों में आने लगा और लल्लू किनारे लगने लगा। अब चंद्रवती पराये मर्दों से शर्माती न थी। उसे कहीं अकेले जाना पड़ता तो वह लल्लू की बाट न जोहती थी। किसी को चंद्रवती से मिलना होता तो वह उससे सीधा मिलता। लल्लू सिर्फ दरबारी बनकर रह गया था। सिंहासन पर चंद्रवती बैठी थी। प्रधानों के संघ में चंद्रवती जितनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी कम ही औरतें थी, इसलिए प्रधान संघ का सचिव पद पाने में वह कामयाब हो गई। चंद्रवती के अरमान अब आसमान छूने लगे थे। वह मर्दों को दुनिया में मुकाम हासिल करने के गुर सीखने लगी। लंगोटे के कच्चे मर्द को एक ही मुकाम से कैसे पस्त किया जा सकता है, यह वह अच्छी तरह जान गई थी। अब चंद्रवती हमेशा बड़े नेताओं और अफसरों से मेलजोल बढ़ाने के मौके तलाशने लगी। यह वह सीढ़ी थी जिस पर चढ़कर वह अपनी इच्छाओं के आसमान पर पहुंच सकती थी। एक बार प्रदेश सरकार का मंत्री भूरेलाल जिले के दौरे पर आया तो उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका दौरा मालिनपुर में ही लगा दिया। चंद्रवती अपने दबदबे से मालिनपुर में तरक्की के अनेक काम करवा चुकी थी, जिसे देखने के लिए मंत्री को ग्राम प्रधान से मिलने की इच्छा और बढ़ गई। चंद्रवती ने पहले से ही मंत्री के लिए नाश्ते का इंतजाम घर पर ही कर रखा था। भूरे लाल का स्वागत करने के लिए चंद्रवती सजी धजी दरवाजे पर ही खड़ी थी। वह खूबसूरती के भूखे इन मर्दों को अच्छी तरह से जानती थी। चंद्रवती के रूप को देखकर भूरे लाल की आंखें चौधिया गई। चंद्रवती ने बैठक को भी ऐसा सजाया था कि भूरे लाल देखता ही रह गया। जब चंद्रवती भूरे लाल के सामने बैठी तो वह गांव की तरक्की के काम की बात भूलकर उसकी खूबसूरती को देखने में मगन हो गया। जब चंद्रवती ने अपने सुकोमल हाथों और एक मोहन मुस्कान से उसे चाय की प्याली पकड़ाई, तब जाकर भूरे लाल की नींद टूटी। भूरे लाल गांव का दौरा करके चला तो गया, पर उसका दिल मालिनपुर में ही अटक कर रह गया। शाम को ही मंत्री भूरे लाल ने फोन करके चंद्रवती को उसकी अच्छी चाय के लिए धन्यवाद दिया। चंद्रवती जान गई थी कि तीर निशाने पर लगा है। उसने योजनाएं बनानी शुरू कर दी कि मंत्री भूरेलाल से क्या क्या काम करवाने हैं और आगे बढ़ने के लिए इस सीढ़ी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अब मालिनपुर गांव में तरक्की का जो भी छोटा बड़ा काम होता, उसका उद्घाटन भूरेलाल के ही हाथों होता। भूरेलाल चंद्रवती को पार्टी के कार्यक्रमों में शिराकत करने के लिए बुलाने लगा। जल्दी ही भूरेलाल ने चंद्रवती की ताजपोशी खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पद पर करवा दी। फिर तो चंद्रवती को नीली बत्ती की गाड़ी मिल गई। ओहदा बढ़ते ही चंद्रवती आजाद पंछी हो गई। लल्लू पहलवान ने उसे घोंसले में ही कैद रखने के लिए उसके पर कतरने की काफी कोशिश की, लेकिन चंद्रवती के सामने उसकी अब विरासत ही क्या थी। एक दिन भूरेलाल ने मौका देखकर कहा, चंद्रवती जी, आप खूबसूरत होने के साथ साथ काबिल भी हो, कोशिश करो तो विधायक भी बन सकती हो। चंद्रवती ने इतराते हुए कहा, मंत्री जी, ऐसे दिन हमारे कहाँ, हम तुम्हारे साथ हैं ना, बस तुम्हें साथ देने की जरूरत है। भूरेलाल ने आखिरी सब चंद्रवती के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, चंद्रवती,
मंत्री भूरेलाल के एहसानों से इतना दब चुकी थी कि वह कोई विरोध न कर सकी, सिर्फ अपना हाथ पीछे खींच लिया। भूरेलाल ने सबकाते हुए कहा, चंद्रवती, देखो, राजनीति करने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। अब देखो, विधायक का टिकट पाना है तो अनेक नेताओं से मिलना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हें प्रदेश अध्यक्ष से मिलवाना चाहता हूँ। उसके लिए तुम्हें लखनऊ तो चलना ही पड़ेगा। घर जाकर सोचना और हाँ और ना में जवाब देना। वैसे तो तुम समझदार हो ही। चंद्रवती इस हाँ और ना का मतलब अच्छी तरह समझती थी। घर पहुंचने पर वह कुछ दुविधा में थी। लल्लू से जब उसने लखनऊ जाकर प्रदेश अध्यक्ष से मिलने की बात कही तो उसने कहा, चंद्रवती, धीरे धीरे चलो, तुम उड़ रही हो। हम जितना ऊंचे उड़ते हैं उतना नीचे भी गिरते हैं। लेकिन चंद्रवती को लल्लू की बात समझ में नहीं आई। उसे लगा कि पहलवानी करते करते लल्लू का दिमाग भी छोटा हो गया है। विधायक बनना है तो कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। चंद्रवती प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए लखनऊ जाने की तैयारी करने लगी। बुझे मन से लल्लू भी उसके साथ लखनऊ गया। भूरेलाल ने उनके ठहरने का इंतजाम पहले से ही एक होटल में कर दिया था। अगले दिन भूरेलाल चंद्रवती को लेने होटल गया। चंद्रवती उसके साथ कार में बैठकर प्रदेश अध्यक्ष से मिलने चली गई। लल्लू को यह बात नागवार गुजरी। प्रदेश अध्यक्ष भी चंद्रवती की खूबसूरती को निहारता रह गया। मंत्री भूरेलाल ने चंद्रवती की तारीफ के पुल बांध दिए। प्रदेश अध्यक्ष ने चंद्रवती को विधायक का टिकट देने के लिए विचार करने का आश्वासन दिया। चंद्रवती को लगा जैसे उसे विधायकी का टिकट मिल ही गया। इसके बाद तो चंद्रवती पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के घर और दफ्तर के चक्कर काटने में ही मशगूल हो गई। मंत्री भूरेलाल ने उसे बता दिया था कि जितने नेता और मंत्री उसके टिकट की सिफारिश कर देंगे उसका टिकट उतना ही पक्का। अब चंद्रवती अपना ज़्यादा समय लखनऊ में ही बिताने लगी थी। उसे लल्लू की अब कोई चिंता नहीं थी। लल्लू भी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका था कि चिड़िया उसके हाथ से निकल चुकी है। भूरेलाल राजनीति का तो मजा हुआ खिलाड़ी था ही, इश्क मिजाजी का भी वह शौकीन था। वह जानता था कि चंद्रवती उसके जाल में फंस चुकी है। उसने खादी के विदेशों में प्रचार प्रसार के लिए यूरोपीय देश का 20 दिन का टूर बनाया और चंद्रवती का नाम भी टूर में जाने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल था। लल्लू के विरोध के बावजूद चंद्रवती भूरेलाल के साथ टूर पर गई। चंद्रवती को लगता था कि भूरेलाल ही वह सहारा और सीढ़ी है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। यूरोप के 20 दिन के टूर में चंद्रवती ने अपना सब कुछ भूरेलाल को सौंप दिया। इधर लल्लू इतना दुखी हो चुका था कि चंद्रवती से तलाक लेने के अलावा उसे और कोई रास्ता न सूझता था। उसने तलाकनामा के लिए वकील से कागजात तैयार करा लिए। चंद्रवती इसके लिए खुशी से तैयार थी। ना उसके गांव पसंद था और ना लल्लू ही। चंद्रवती भूरेलाल के जरिए और मंत्रियों से मिली। अब उसकी पौ बाहर थी। सुबह से शाम तक न जाने कितने लोग उसे सैल्यूट मारते। एक फोन पर वह मंत्रियों और अफसरों से लोगों के काम करवाती। ऐसा लगता जैसे चंद्रवती प्रदेश में अलग सरकार चला रही हो। लेकिन राजनीति में किसका सूरज कब उग जाए और कब डूब जाए कौन कह सकता है। चंद्रवती की हनक देख कई लोग उसके विरोधी हो गए। वह चंद्रवती को फंसाने की ताक में लग गए। मीडिया भी उसकी हनक से हैरान था। एक दिन चंद्रवती और भूरेलाल की जरा सी लापरवाही से उनके अंतरंग संबंधों की तस्वीरें विरोधियों के हाथ पड़ गई। फिर मीडिया तक जाने में इसे कितनी देर लगती। अगले ही दिन 2 काम हो गए। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पद से चंद्रवती को बर्खास्त कर दिया गया
कहाँ तो वह विधायक बनने का सपना देख रही थी और प्रदेश अध्यक्ष ने उसकी पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता ही रद्द कर दी। मंत्रियों, नेताओं और अफसरों ने उसका मोबाइल नंबर तक अपने मोबाइलों से निकाल दिया। भूरे लाल के मंत्री पद पर बन आई तो उसने चंद्रावती से अपने संबंधों को विरोधियों की साजिश और मीडिया के गंदे मन की उपज बताया। उसने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि वह चंद्रावती को केवल एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जानता है, उससे ज़्यादा उसका चंद्रावती से कोई लेना देना नहीं है। चंद्रावती ने इतने दिनों में जो बेनामी दौलत कमाई थी, उससे उसने लखनऊ में एक बंगला तो खरीद ही लिया था, लेकिन राजनीतिक रुतबा खत्म होते ही उसकी सारी शानो शौकत पर रोक लग गई। अब उसका दरबार सूना हो चुका था। जल्दी ही चंद्रावती को अर्श से फर्श पर गिरने का एहसास हो गया। इस बेकदरी और अकेलेपन के चलते वह तनाव की शिकार हो गई। नींद की गोलियां उसका सहारा बनी। भूरे लाल उसके फोन को उठाता तक न था। तब एक दिन उससे मिलने वह उसके दफ्तर पहुंच गई। अदरली ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह मैडम ही कहता रह गया और वह उसके दफ्तर में पहुंच गई। उसके वहां पहुंचते ही भूरे लाल उस पर बिफर पड़ा। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? भूरे लाल, मैंने तुझ पर अपना सब कुछ लुटा दिया और अब कहता है कि मेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? बकवास बंद कर। जो औरत अपने आदमी को छोड़कर दूसरों के साथ हम बिस्तर हो, वह किसी की नहीं होती, और जो मर्द अपनी औरत को छोड़ दूसरी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाए, वह किसका होता है? दो कौड़ी की औरत जवान लड़ाती है। गार्ड, बाहर निकालो इसे। इससे पहले कि गार्ड चंद्रावती को बाहर निकालता, चंद्रावती ने पैर में से चप्पल निकाली और भूरे लाल के सिर पर दे मारी। भूरे लाल के गाल पर इतनी चप्पलें पड़ी कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसका कान और होंठ फट गया, नाक से भी खून बहने लगा। जब तक गार्ड और दूसरे लोग चंद्रावती को रोकते, भूरे लाल की काफ़ी फजीहत हो चुकी थी। भूरे लाल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ऐसाई का नतीजा इतना खतरनाक होगा। मामले को दबाए रखने के लिए पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। कुछ दिन बाद खबर आई कि चंद्रावती की उसके घर पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजी गई, लेकिन उसकी मौत में नींद की दवाओं का ज़्यादा सेवन करना बताया गया। जब चंद्रावती का दाह संस्कार किया जा रहा था, तब लल्लू को उसकी लाश से अरमानों का धुआं उड़ता नजर आ रहा था।